हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। लो प्यारे बच्चों, डिस्कशन कर रहे हैं हम बेटा बची हुई एक रेशो का। लेकिन उससे पहले बेटा जो मैंने 4 रेशो भी प्रॉफिटेबिलिटी रेशो में कराई हैं, एक रिवीजन उसका क्विक। बेटा मुझे पता है आप 2-4 बच्चों को ना बहुत दिक्कत लग रही है प्रॉफिटेबिलिटी रेशो में, जबकि एज सच ना दिक्कत वाला इसमें कुछ है नहीं, ठीक है ना। आप ना खुद कॉम्प्लिकेटेड कर रहे हो चीज़ को, है बहुत आसान। एक बार ना दोबारा मेरे साथ रिवाइज करो इसको, ठीक है जी, और फिर मुझे बताना क्या परेशानी आ रही है इसमें। बाबू देखो, आप कुछ अभी पेन कॉपी मत निकालना, बस आप सामने देखते रहो मेरी तरफ। बेटा हमने 4 रेशो करी हैं, चारों रेशो को मैं ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट से समझाता हूँ। मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ बेटा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट में गिनी चुनी आइटम जाती है बेटा। सबसे पहली आइटम जो डेबिट साइड लिखते हैं वो ओपनिंग स्टॉक है। देन बेटा परचेजेस माइनस परचेज रिटर्न। मैं परचेज रिटर्न की बात नहीं कर रहा, आपको पता है बेटा इसमें से डिडक्ट होती है। वेजेस, कैरेज इनवर्ड, ये गिनती के मेन एक्सपेंसेस के अलावा अगर कोई और भी डायरेक्ट एक्सपेंस दे वो भी चला जाएगा। बाबू क्रेडिट साइड गिनती की 2 आइटम, बाय सेल्स और बेटा बाय क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है ना। और बेटा जो रिजल्ट आता है उसका नाम है ग्रॉस प्रॉफिट या बेटा ग्रॉस लॉस भी आ सकता है, ठीक है जी। बाबू आपने क्रेडिट साइड का टोटल किया, क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा आया, डेबिट साइड की सारी आइटम डिडक्ट कर दी, जो रिजल्ट आया उसका नाम है ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट से बेटा आपका P&L अकाउंट स्टार्ट होता है। आपने ग्रॉस प्रॉफिट को ब्रॉट डाउन किया। बाबू बहुत सारी इनकम आप लिखने वाले हो क्रेडिट साइड और बहुत सारे खर्चे लिखने वाले हो। खर्चों की बात करूं तो खर्चों की कैटेगरी 2 ही है बेटा। पहले ऑपरेटिंग खर्चे लिख रहा हूं सारे, तो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस यानी कि बेटा E बेटा, देन D तो डैप एंड अमोर्टाइजेशन, उसके बाद बेटा 4 खर्चे तो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, बैड डेट और बेटा डिस्काउंट अलाउड। गिनती के ये 6 खर्चे हैं बेटा जो जाते हैं। ऐसे ही बेटा 2 इनकम गिन के, ऑपरेटिंग इनकम 2 ही होती हैं बेटा, बाय कमीशन रिसीव्ड और बेटा बाय डिस्काउंट रिसीव्ड, बाय डिस्काउंट रिसीव्ड। बाकी सारे खर्चे बेटा नॉन ऑपरेटिंग है और ऐसे ही बेटा नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। आपको बता देता हूं, वैसे मुझे रिप्रेजेंट नहीं करना होता ऐसे, ठीक है ना, मैं तो सीधा नेट प्रॉफिट निकालता हूं बेटा। अगर मैं ग्रॉस प्रॉफिट में ऑपरेटिंग इनकम जोड़ू और ऑपरेटिंग खर्चे को माइनस कर दूं तो जो रिजल्ट आएगा उसका नाम ऑपरेटिंग प्रॉफिट ही है। अगर मैं इन्हीं का यूज करूं बेटा खाली, तो जो रिजल्ट आएगा उसका नाम ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। और उसके बाद में अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट से क्वेश्चन स्टार्ट करूं तो बेटा इसमें ऐड होती है नॉन ऑपरेटिंग खर्चे, सॉरी इनकम, और बेटा डिडक्ट होते हैं नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, और जो रिजल्ट आता है बेटा उसका नाम है नेट प्रॉफिट, ठीक है ना। और अगर बेटा मैं इसमें से टैक्सेस डिडक्ट कर दूं तो जो रिजल्ट आता है वो है बेटा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस। देख लो एक बार बहुत अच्छे से। बाबू मैंने कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं लगाई, बड़ी सिंपल सी बात है। ग्रॉस प्रॉफिट में गिनी चुनी 6 आइटम है, ठीक है ना। ग्रॉस प्रॉफिट निकल गया। ग्रॉस प्रॉफिट के बाद बेटा इसमें मैंने पहले ऑपरेटिंग इनकम जोड़ी 2 और ऑपरेटिंग खर्चे माइनस करे बेटा 6, ठीक है ना। अगर मैं इतना ही करूं तो जो रिजल्ट आएगा वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट से फिर मैंने क्वेश्चन स्टार्ट करा, नॉन ऑपरेटिंग इनकम जोड़ी, नॉन ऑपरेटिंग खर्चे माइनस करे, नेट प्रॉफिट आ गया। नेट प्रॉफिट में से बेटा टैक्सेस को माइनस कर दो तो बेटा प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस आ जाएगा, ठीक है। अब बेटा आपने सबसे पहले पढ़ी जीपी रेशो। मैं कह रहा हूं यार है क्या जीपी रेशो में, ये रहा ग्रॉस प्रॉफिट, ये रहा सेल्स, खत्म। किसके बराबर होता है? जीपी अपॉन नेट सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 100, रिटर्न माइनस होती है। अगर आपको कहे बेटा नेट प्रॉफिट रेशो, उल्दो कल हमने 4th नंबर पे पढ़ी है बेटा, मैं 2nd नंबर पे पढ़ा रहा हूं, क्या आता है बेटा? प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस। बेटा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब आप देख सकते हो बेटा हम क्या क्या डिडक्ट करके पहुंचे हैं बेटा और क्या क्या बेटा प्लस करके पहुंचे, ठीक है ना। नेट प्रॉफिट बनता कैसे है बाबू? ग्रॉस प्रॉफिट में
अगर ऑपरेटिंग इनकम जोड़ दूं, अगर बेटा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस कर दूं, अगर बेटा नॉन ऑपरेटिंग इनकम जोड़ दो, नॉन ऑपरेटिंग खर्चे माइनस कर दो, टैक्स माइनस कर दो, तो पहुंचता हूं यहां पर। क्वेश्चन ऑपरेटिंग प्रॉफिट से दे तो बेटा नॉन ऑपरेटिंग इनकम जोड़ दो, नॉन ऑपरेटिंग खर्चे माइनस कर दो, टैक्सेस माइनस कर दो, तो पहुंच जाओगे। चाहे यहां से शुरुआत करा लो, चाहे यहां से शुरुआत करा लो बेटा, इतना सिंपल है ये बेटा। तीसरी टर्म हमने पढ़ी थी ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो। मैं भी ऑपरेटिंग रेशो की बात नहीं कर रहा हूं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो की बात कर रहा हूं। इसका फॉर्मूला और सिंपल, ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। भाई ग्रॉस प्रॉफिट में ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स, नेट प्रॉफिट में नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस अपॉन सेल, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में बेटा ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन सेल्स। ऑपरेटिंग प्रॉफिट को लिखने का तरीका ये भी हो सकता है, जीपी प्लस ऑपरेटिंग इनकम माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, आ गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ठीक है ना बेटा, जीपी प्लस ऑपरेटिंग इनकम माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अपॉन नेट सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 100। और बेटा अगर जीपी दिया ही ना भाव, दिया ही नेट प्रॉफिट भाव, तो उल्टा चलना पड़ेगा। मेरे को नेट प्रॉफिट दिया है, मेरे को ऑपरेटिंग प्रॉफिट तक पहुंचना है, ये दिया हुआ है बेटा नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट में बेटा नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को प्लस करो, नॉन ऑपरेटिंग इनकम को माइनस करो, पहुंच गए ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ठीक है ना, मुश्किल नहीं है बेटा। नेट प्रॉफिट में नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को प्लस करो, नॉन ऑपरेटिंग इनकम को माइनस करो, पहुंच गए बेटा, अपॉन नेट सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है ना। इसके अलावा क्या बेटा हमने करा, ऑपरेटिंग रेशो। ठीक है ना, ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट नहीं है बेटा, सिर्फ ऑपरेटिंग रेशो है। ऑपरेटिंग रेशो बेटा क्या बताती है, कॉक्स प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस ऑपरेटिंग इनकम अपॉन सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 100। बेटा कॉक्स क्या होता है सुन लो, या तो कह दो सेल्स माइनस जीपी कॉक्स होता है, या क्या कह दो बेटा 1 2 3 4 माइनस क्लोजिंग स्टॉक। बेटा अगर मैं क्लोजिंग स्टॉक को इधर ना लिखना चाहूं, मैं अगर डेबिट साइड लिखना चाहूं तो माइनस में लिखना पड़ेगा। ये चार चीजों को प्लस करके माइनस क्लोजिंग स्टॉक करके कॉक्स आता है, यानी कि मैंने सारे खर्चे लिख लिए। ठीक है ना बेटा, सारे ऑपरेटिंग खर्चे लिख लिए, और बेटा नेट ऑपरेटिंग खर्चे लिखने हैं। नेट ऑपरेटिंग खर्चों का क्या मतलब है बेटा, ऑपरेटिंग खर्चे माइनस ऑपरेटिंग इनकम। नेट खर्चे लिखे बेटा, देखो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस ऑपरेटिंग इनकम, ये 6 खर्चे बेटा और ये 2 इनकम माइनस कर दी, यानी कि मैंने ये साइड पूरी लिख दी, ये ऑपरेटिंग खर्चों वाली साइड पूरी लिख दी। ठीक है ना बेटा, बाबू खर्चों का बेटा खर्चों की रेशो है ये प्रॉफिट की रेशो नहीं है। ठीक है ना, ऑल्दो ये तीनों प्रॉफिट बताती थी, ये रेशो ये बताती है कि बिजनेस चलाने से आपको खर्चा कितना करना पड़ रहा है। बेटा ये इतना सिंपल है जिसको आप कॉम्प्लिकेट करने में लगे हुए हो। मतलब मैं बोल रहा हूं ये एक टेबल, ये है क्या, मेरे को तो ये समझ नहीं आता, जिसको आपने परेशानी खड़ी कर दी पिछले 20 से 25 इलस्ट्रेशन में। कुछ क्लैरिटी तो बड़ी होगी, मैं ऐसा तो नहीं मान सकता। जब मैं रिवीजन शुरू कराऊंगा इसका बेटा, सिर्फ संडे होगा, मैंने बताया इस संडे हम क्या करेंगे बेटा, पहले प्रॉफिटेबिलिटी रेशो खत्म करेंगे, वो चलेंगे उल्टा ही उसमें। ठीक है ना, मेरे को शुरू की 2 तो करानी नहीं यार, लिक्विडिटी और सोलवेंसी वो तो ऐसे ही है बेटा। मैं प्रॉफिटेबिलिटी कराऊंगा, फिर एक्टिविटी और टर्नओवर कराऊंगा, और फिर बेटा उन दोनों को अपने सामने करवाऊंगा। 4 संडे लगेंगे बेटा, 4 संडे में चैप्टर फिनिश कर दूंगा। ठीक है ना, हर संडे 2 घंटे पढ़ेंगे, खत्म। चलो जी, लो बेटा इतनी बात ओके। लास्ट रेशो स्टार्ट करूं बेटा, लो बाबू कंसेप्ट नंबर 61 आप लिख चुके हो, कंसेप्ट नंबर 61 में 67 आप लिख चुके हो। 67 में ही चर्चा कर रहा हूं बेटा 5th रेशो की, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अरे अभी मत लिखो, आप सामने देखो, 2 मिनट में लिखने का टाइम देता हूं बेटा। लास्ट रेशो है ये, चैप्टर बिल्कुल फिनिश, बिल्कुल फाइनल रेशो, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। जिन्होंने बेटा बीएसटी में पढ़ लिया वो कहेंगे यार क्या है थकावा सा, इतना समझा दिया वहां पर मैंने आपको। बेटा जिन्होंने नहीं पढ़ा वो आराम से फोकस करेंगे। बाबू रेशो का नाम है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, दैट सिंपली मीन्स बेटा क्या कमाते हो कितने रुपए लगाकर। रिटर्न अपॉन इन्वेस्टमेंट, रेशो का नाम ही बेटा यही है। अगर मैं सिंपली बोलूं तो बेटा लिखते कैसे हम इसको बेटा, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड। ठीक है ना, वैसे तो इंटरेस्ट और टैक्स ही लिखते हैं बेटा, बुक आपकी डिविडेंड वर्ड भी यूज करती है, कर लो बेटा। ठीक है ना, अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड।
अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। घबराओ मत बेटा, इसके ऊपर मैं चर्चा करता हूं। सबसे पहला बेटा स्टार यहां पर, सबसे पहला स्टार यहां पर मैं आपको ये बता देता हूं बेटा, ये मेरी कमाइयां हैं, रिटर्न, और ये मेरी इन्वेस्टमेंट है। क्या कमा रहा हूं बेटा, कितने रुपए मैंने बिजनेस में लगाए हुए हैं, सिंपली मतलब ये है बेटा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। मैं अपनी इन्वेस्टमेंट पे क्या कमा लेता हूं बेटा, ये बताती है। इसमें मल्टीप्लाइड बाय 100 भी है, क्योंकि ये परसेंटेज में कैलकुलेट होती है रेशो। बेटा कैपिटल एम्प्लॉयड से मेरा मतलब क्या होता है, आपको याद होना चाहिए, एक बार मैंने इसका फॉर्मूला पहले भी लिखा हुआ है, ऐसा नहीं है कि मैं बाबू, हाँ क्या लिखा था, डेट प्लस इक्विटी। बेटा सारी इक्विटी जोड़ो, इक्विटी याद है बेटा क्या होता है, मैं इक्विटी शेयर कैपिटल नहीं कह रहा हूं, इक्विटी जोड़ो, शेयर होल्डर फंड पूरा। शेयर होल्डर फंड में क्या आता है, शेयर कैपिटल आती है, रिजर्व्स एंड सरप्लस आता है बेटा, ठीक है ना। वो मनी अगेंस्ट शेयर वारंट को इग्नोर मारो, उसका मेरे को कोई चर्चा नहीं करनी। प्लस सारे डेट जोड़ो बेटा, डेट में आती तो बाबू ऑल दो 4 चीजें, एल डोल, लेकिन बेटा डी और ओ मेरे को दिया नहीं जाता, यानी कि लॉन्ग टर्म बोरोइंग और लॉन्ग टर्म प्रोविजन ही मुझे दिया जाता है हमेशा, ठीक है ना। एक तो तरीका बेटा यह कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का कि बिजनेस में इतना पैसा लगा हुआ है, या तो पैसा बेटा इक्विटी का लगता है या पैसा डेट का लगता है बेटा, ठीक है ना बाबू। एक दूसरा तरीका भी होता है निकालने का, आप खुद सोचो, मेरी तरफ देखना बाबू। आपने लाइबिलिटी में 3 हेडिंग पढ़ी है मेनली, मेरे कोर्स में है नहीं बेटा, दूसरी में उसका डिस्कशन ही नहीं करता। शेयर होल्डर फंड पढ़ा है आपने, और नॉन करंट लाइबिलिटी पढ़ी है आपने, और करंट लाइबिलिटी पढ़ी है। एक तो रास्ता है बेटा, इन दोनों को प्लस करो, ये आ गया कैपिटल एम्प्लॉयड। यही तो है बेटा इक्विटी, और यही तो होता है बेटा डेट, याद है ना, नॉन करंट लाइबिलिटी तो डेट होता है बेटा, ठीक है ना। और बेटा यहाँ पर भी 2 चीजें पढ़ी हैं, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स। अगर मैं ऐसे लिख दूं बेटा, नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी, दिस प्लस दिस माइनस दिस, ये भी तो इसके ही बराबर आएगा, ठीक है ना बेटा, ये भी तो कैपिटल एम्प्लॉयड के ही बराबर आएगा, ओके है ना बात। और इन दोनों को क्या लिख सकता हूं बेटा, वर्किंग कैपिटल, बात ओके हुई, ठीक है ना बेटा। या तो कह लो बेटा इक्विटी प्लस डेट, क्या कह लो बेटा, नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, ठीक है ना, या कह लो नॉन करंट एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल, ओके है बात बेटा। कैपिटल एम्प्लॉयड निकालनी आई, ये तो बेटा मैं डेट इक्विटी के टाइम पर ही बता चुका हूं बेटा। डिस्कशन का मुद्दा ये क्या चीज होती है बेटा, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। बेटा देखो, लिखने को मैंने लिखा नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड, बेटा प्यार से हम इसको बोलते हैं ईबीआईटी। ईबीआईटी मतलब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। क्या कमा रहे हो बेटा, इंटरेस्ट और टैक्स देने से पहले, इंटरेस्ट और टैक्स देने से पहले क्या कमा रहे हो, ठीक है ना बेटा। और आपको बता देता हूं, इसी का दूसरा नाम ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी होता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट पता है ना बेटा क्या होता है, जीपी प्लस ऑपरेटिंग इनकम माइनस ऑपरेटिंग खर्चे, आ गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ठीक है ना। मैं तो इसको प्यार से ईबीआईटी बोलता हूं बेटा। अर्निंग नहीं बेटा, नहीं बाबू, नेट प्रॉफिट वर्ड ही मेंशन है बस, ठीक है ना। देखो मैं हमेशा बोलता हूं, पीबीआईटी और ईबीआईटी में क्या फर्क होता है, कुछ भी नहीं, जीरो, कोई अंतर नहीं है। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस या बेटा अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, कोई अंतर नहीं होता, ये प्रॉफिट ही है बेटा, ठीक है ना। लो प्यारे बच्चों, पहले बताओ इतनी बात ओके हुई क्या, समझ आई ये बात, बढ़े आगे बाबू। एक बात उनके लिए बोल देता हूं जिन्होंने कभी बीएसटी में ये बात नहीं पढ़ी हुई। बेटा देखो, कंपनी में ना पेमेंट बांटने का एक फिक्स्ड सीक्वेंस होता है, मैं जब तक ये बताऊंगा नहीं ये रेशो में बेटा फंसे रहोगे। कंपनी में पेमेंट बांटने का एक फिक्स सीक्वेंस होता है, ये आपकी मर्जी नहीं होती बेटा, किसी को भी पेमेंट कर दो। सबसे पहले बेटा हम डिबेंचर या बैंक लोन का इंटरेस्ट देते हैं, सुन लो बेटा, सबसे पहले हम डिबेंचर या बैंक लोन का इंटरेस्ट देते हैं बेटा। उसके बाद देते हैं गवर्नमेंट के टैक्सेस, सरकार को टैक्स देते हैं, ये बेटा वैसे 11th का मुद्दा है, ठीक है ना, और 12th में भी आपके कोर्स में, ठीक है ना। उसके बाद देते हैं सरकार के टैक्सेस, उसके बाद देते हैं बेटा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को प्रेफरेंस डिविडेंड, और बेटा उसके बाद देते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल को इक्विटी डिविडेंड। 4 बातें फिक्स्ड है। सबसे पहले देते हैं डिवेंचर या बैंक लोन का इंटरेस्ट, उसके बाद बेटा सरकार को टैक्सेस, उसके बाद प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का प्रेफरेंस डिविडेंड, और उसके बाद इक्विटी शेयर कैपिटल का इक्विटी डिविडेंड। सुनाई दी बात, मेरी तरफ देखना जरा
बेटा मान लो किसी क्वेश्चन में मुझे EBIT दिया हो और मुझे ये जानना हो बेटा शेयर होल्डर के हाथ में क्या जाएगा। अगर मैं बोलूँ ना बेटा शेयर होल्डर के हाथ में क्या जाएगा, मेरा मतलब शेयर होल्डर से हमेशा इक्विटी शेयर होल्डर से होता है। प्रेफरेंस के लिए मैं स्पेसिफिकली वर्ड लगाता हूँ जी, प्रेफरेंस शेयर होल्डर के हाथ में क्या जाएगा। ठीक है ना बेटा, मैं खाली वर्ड बोलूँ ना डिविडेंड तो इसका मतलब होता है इक्विटी डिविडेंड, में इक्विटी की ही बात कर रहा हूँ। ठीक है ना। पेमेंट बांटने का एक फिक्स सीक्वेंस है। देखो बेटा, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, कि आपने इंटरेस्ट और टैक्स से पहले क्या कमाया। सबसे पहले देते हैं बेटा इसमें से इंटरेस्ट, सबसे पहले देते हैं बेटा इंटरेस्ट। इंटरेस्ट की पेमेंट के बाद जो रिजल्ट आता है उसका नाम है बेटा EBT। EBT मतलब अर्निंग बिफोर टैक्सेस, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस माइनस इंटरेस्ट। याद है ना सीक्वेंस बेटा, सबसे पहले ब्याज देते हैं, दे दीजिए ब्याज। क्या आया बेटा, अर्निंग बिफोर टैक्सेस माइनस टैक्सेस, जो रिजल्ट आया उसका नाम क्या है बेटा, अर्निंग आफ्टर टैक्सेस। ठीक है ना बेटा। फिर देते हैं प्रेफरेंस डिविडेंड, जो रिजल्ट आया बेटा उसका नाम है अर्निंग फॉर द इक्विटी। ये मिलता है बेटा इक्विटी शेयर होल्डर। गिन के मैंने बोला चार बातें, चार ही बातें बेटा देख लो। पहले मिलेगा डिवेंचर या बैंक लोन को इंटरेस्ट, फिर देंगे बेटा हम टैक्स, फिर देंगे प्रेफरेंस डिविडेंड, फिर देंगे इक्विटी डिविडेंड। लेकिन ये बातें याद रहनी चाहिए बेटा, ठीक है ना, याद रहेंगी। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस माइनस इंटरेस्ट, अर्निंग बिफोर टैक्सेस माइनस टैक्सेस, अर्निंग आफ्टर टैक्सेस माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड, अर्निंग फॉर द इक्विटी। समझ आई बात? अभी तक बात में कोई दिक्कत तो नहीं, समझ आया बेटा? इसका मतलब सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। EBIT ऑपरेटिंग प्रॉफिट का ही दूसरा नाम, यानी कि 10 प्लस 10 माइनस 10, यही आएगा EBIT। ठीक है ना। मैंने कोई एक बात बता, मैंने कोई इसमें से इंटरेस्ट माइनस करा? मैंने तो नहीं करा ना इंटरेस्ट माइनस। याद है मैं क्या लिखता हूं, ED। क्या बीच में फाइनेंस कॉस्ट होता नहीं? EFD हुआ तब भी मैंने फाइनेंस कॉस्ट माइनस नहीं करा। क्यों बेटा? क्योंकि करते ही नहीं कभी भी बेटा, ये अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस ही निकालता है। ठीक है ना। टैक्सेस तो कहाँ माइनस होता है, मैंने तो किया ही नहीं अभी। हाँ जी बताओ जी प्यारे बच्चों, इतनी बात कोई दिक्कत तो नहीं? समझ आई बेटा इतनी बात जितनी मैंने बोली। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, बेटा क्या कमा रहे हो, कितने रुपए लगाकर। बिजनेस में लगाया करोड़ रुपए बेटा, उससे कमाया आपने 10 लाख, तो आपके कमाने की रेशो बेटा 10%। क्या मैं कमा रहा हूं बेटा, मेरे कितने पैसे लगे हुए हैं? पैसे लगे हुए हैं किसके बराबर होते हैं, डेट प्लस इक्विटी के, या बोलो बेटा नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। ठीक है ना बेटा। और EBIT का ही दूसरा नाम ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी होता है बेटा। बाबू अगर कभी पेमेंट करनी पड़ जाए तो पहले इंटरेस्ट, देन टैक्सेस, देन बेटा प्रेफरेंस डिविडेंड, और बाद में बेटा इक्विटी डिविडेंड। ठीक है ना। बहुत सारे बच्चों की इस पे PhD होगी बेटा, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना। मैं 11th क्लास में इन चीज़ों पे PhD करा देता हूँ, तो अब तो पता नहीं क्या ही लग रहा होगा ये आपको बेटा। अब ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो आपका रुकने वाला है। मैं 109 से लेकर 117 तक करूंगा, यानी कि आज मैं 9 क्वेश्चन करूंगा। ठीक है ना। अगर ये आज 9 हो जाते हैं बेटा तो कल ये चैप्टर का भोग डल रहा है, बिल्कुल फाइन। ठीक है जी। और बाबू उसके बाद मैं संडे टू संडे प्रॉफिटेबिलिटी रेशो एक दिन करके करा दूंगा। बिल्कुल नेक्स्ट डे ही हम क्या करेंगे बेटा, एक नया चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है जी। बिल्कुल फाइनल चैप्टर अपना कोर्स खत्म कर रहे हैं। ठीक है जी। चलो प्यारे बच्चों फटाफट से बुक निकालो। लो बेटा स्टार्ट करते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 109। बाबू आप रीड करना एक बार फटाफट से। आपको बेटा बैलेंस शीट दी गई है एज पर शेड्यूल 3। शेड्यूल 3 के हिसाब से पूरी बैलेंस शीट है बेटा। शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, नॉन करंट लायबिलिटी, देन करंट लायबिलिटी, देन नॉन करंट एसेट्स, करंट एसेट्स, और बेटा नीचे आपको देता है रिजर्व, एक नोट नंबर 1 और नोट नंबर 2। नोट नंबर 1 में बेटा रिजर्व्स एंड सरप्लस में रिजर्व बताता है 5000 के हैं और प्रॉफिट बताता है बेटा 65,000 रुपये का है। आपको कहता है बेटा लॉन्ग टर्म बोरोइंग है 15% डिबेंचर 1 लाख का। ठीक है बेटा। रीड करा आपने, मेरी तरफ देखना। बाबू मुझे कैलकुलेट करना है ROI, और बेटा इसमें ना कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करने के 2 तरीके हो सकते हैं। मुझे ROI कैलकुलेट करना है बेटा, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। मैं तो डिविडेंड वर्ड भी नहीं यूज करूंगा, जब मैंने इंटरेस्ट ही नहीं दिया तो बेटा ऑब्वियस बात है ना टैक्स दिया होगा ना डिविडेंड दिया होगा, मैं पहुंचा ही नहीं वहां तक। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। बेटा कैपिटल एम्प्लॉयड अब 2 रस्तों से निकल सकता है, चाहे तो एसेट साइड से निकाल लो, चाहे बेटा लायबिलिटी साइड से निकाल लो, जो अप्रोच आपको ठीक लगे।
मेरे को लग रहा है यहाँ एसेट से निकालना ज़्यादा आसान है, ठीक है ना, आसान रास्ता आप भी ढूंढ तो मैं भी ढूंढ लेता हूँ बेटा। एसेट्स में नॉन करंट एसेट्स भी हैं बेटा, करंट एसेट्स भी हैं, ठीक है ना, दोनों का टोटल भी गिवन है 580 बेटा। इसमें से अगर करंट लायबिलिटी 180 की माइनस कर दो तो कैपिटल एम्प्लॉयड आ गई 4 लाख, ठीक है। अब रही बात बेटा प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, ठीक है ना बेटा। रिजर्व्स एंड सरप्लस में बेटा देखो दूसरी आइटम क्या दी गई है, प्रॉफिट फॉर द ईयर। एक बात सुन लो बेटा, मेरी तरफ देखना, जब बेटा मैं ये सारी कैलकुलेशन कर लेता हूं, जब प्रॉफिट में से टैक्सेस भी माइनस हो जाते हैं तो ये बचा हुआ नेट प्रॉफिट है ना बैलेंस शीट में जाकर जुड़ जाता है रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो बेटा अब मेरे को वही प्रॉफिट दिया गया रिजर्व्स एंड सरप्लस में। अगर आपको रीड करना आता है ना कौन सा प्रॉफिट है तो आपके लिए कुछ भी समस्या नहीं है, यानी कि ये वो प्रॉफिट है बेटा जिसमें से आप टैक्स भी माइनस कर चुके हो। यानी कि बेटा मेरे को पहुंचना कहां तक है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, यानी कि बेटा ये सब वापसी करना है बेटा मेरे को, जो जो मैंने माइनस कर दिया। मेरी तरफ देखना, ये बेटा मेरे को प्रॉफिट फॉर द ईयर देता है 65,000, ठीक है ना। और बेटा ये प्रॉफिट वो है जिसमें से आपने टैक्सेस भी माइनस कर दिए होंगे, जिसमें से आपने इंटरेस्ट भी माइनस कर दिया होगा, और बेटा बचे हुए नॉन ऑपरेटिंग खर्चे भी माइनस किए होंगे। ड्यू टू लैक ऑफ स्टैट्स मेरे को इस क्वेश्चन में कुछ नहीं देता बेटा, ना तो कोई टैक्स देता, ठीक है ना, लेकिन इंटरेस्ट देता है। देखो नोट नंबर 2 देखो बेटा, डिवेंचर से 1 लाख रुपए लिए हुए हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट मेंशन है 15% डिवेंचर। 15% डिवेंचर समझते हो बेटा, जिसको नहीं रीड करना आता उनके लिए बता रहा हूं बेटा, डिवेंचर के आगे जो ये रेट लिखा होता है ये इंडिकेट करता है कि साल की ब्याज कितनी देनी है। 15% डिवेंचर का मतलब है साल की ब्याज ही 15% देनी है डिवेंचर को, यानी कि 1 लाख का 15% मैंने 15,000 रुपए ब्याज देनी होती है। क्या मैंने ब्याज माइनस करी होगी? अरे करी होगी। जब मैं नेट प्रॉफिट पर हूं बेटा और मैंने रिजर्व्स एंड सरप्लस में जोड़ा हुआ है तो मैंने तो सब कुछ माइनस कर दिया, इंटरेस्ट भी कर दिया, टैक्स भी कर दिया, कुछ छोड़ा ही नहीं बेटा बाबू। तो बेटा आप इंटरेस्ट वापसी ऐड बैक करो, टैक्सेस होते तो वो भी जोड़ देता। ये क्या आया होगा बेटा, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। क्वेश्चन का तो समझ आया, 20%, ठीक है ना, रेशो आई 20%। ओके बात सिंपल है बेटा, क्योंकि स्टैट्स की कमी थी बेटा, स्टैट्स होते तो क्लैरिटी और होती। आगे बढ़ते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 110 बेटा, कैलकुलेट करना है आरओआई, फटाफट से कैलकुलेट करते हैं बेटा। शेयर कैपिटल पता है, रिजर्व्स एंड सरप्लस पता है, नेट फिक्स्ड एसेट्स, नेट करंट ट्रेड इन्वेस्टमेंट, करंट एसेट्स, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, करंट लायबिलिटी, और नीचे देता है बेटा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। मुझे जो चाहिए होता है बेटा बिफोर इंटरेस्ट, तो बेटा इंटरेस्ट जोड़ दूं, इंटरेस्ट जोड़ दूं तो आ जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट। कुछ भी नहीं है बेटा क्वेश्चन में, इंटरेस्ट कैसे निकलेगा। 6th आइटम देखो बेटा, लॉन्ग टर्म बोरोइंग 2 लाख की और 12% रेट लिखा है, ठीक है ना बेटा, यानी कि 24,000 का ब्याज। बेटा 24,000 जोड़ दो। मेरी तरफ देखना, नेट प्रॉफिट ऑफ बिफोर टैक्स दिया गया है बेटा। देखो कायदे से आपको दिया क्या गया है, कायदे से आपको ये दिया गया है अर्निंग बिफोर टैक्सेस, ठीक है ना, EBIT माइनस इंटरेस्ट अर्निंग बिफोर टैक्सेस। ये 60,000 दिया गया, मैंने इंटरेस्ट कैलकुलेट करा 24,000। अगर सीधा चलूं EBIT में से इंटरेस्ट माइनस होता है तो EBT आता है, मैं तो रिवर्स चल रहा हूं, यानी कि ये जोड़ना पड़ेगा, यानी कि 84,000 होगा। 84 में से 24 जाएंगे तभी तो 60 आएगा, यानी कि बेटा मैं यहां तो पहुंच गया बेटा प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस तक अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। या तो 3 चीजें जोड़ दो, शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, और सेकंड लास्ट आइटम लॉन्ग टर्म बोरोइंग, ठीक है ना बेटा, वो दोनों है इक्विटी, और बेटा सेकंड लास्ट आइटम है डेट। 50,000 और 25,000, 75,000, 2,75,000। लो जी, दूसरे रास्ते से भी निकल सकता है, वहां पे भी पूरे स्टैट्स गिवन है आपको, फिक्स्ड एसेट्स, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी सब कुछ दे रखा, चाहे वैसे निकाल लो चाहे ऐसे निकाल लो। सिंपल है ना बेटा, कुछ भी तो नहीं है इस रेशो में। बेटा आगे बढ़ना, बात करते हैं 111। साइज दिख गया होगा, पता भी लग गया होगा बेटा क्वेश्चन का क्या लेवल है, कुछ नहीं लेवल है बेटा। बाबू आप पढ़ना है, 1 मिनट बाबू पढ़ना है जरा, 111 इलस्ट्रेशन, नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट बट बिफोर टैक्सेस। लो जी मेरी तरफ देखना बाबू, आफ्टर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट माइनस करने के बाद, लेकिन बेटा बिफोर टैक्सेस, यानी कि मैं यहां टैक्स नहीं माइनस करे। बेटा आपको कहते हैं ये 1,40,000 है, ठीक है जी 1,40,000 है, मुझे क्या दिक्कत।
बेटा कहता है 15% लॉन्ग टर्म डेट, 15% डेट दे रखे हैं 4 लाख के, यानी कि बेटा ब्याज मेरी 60,000 रुपए, 15% 4 लाख का 60,000 ब्याज है। बाबू उल्टा चल रहे हो तो बेटा ये प्लस करना पड़ेगा, यानी कि EBIT आ गया बेटा 2 लाख, ठीक है ना। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस 2 लाख अपॉन बेटा कैपिटल एम्प्लॉयड। बेटा कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलती है, अगर पूरे स्टैट्स हो, शेयर होल्डर फंड भी है बेटा, लॉन्ग टर्म डेट भी है, दोनों को जोड़ो, क्वेश्चन खत्म हो गया। लो जी, ठीक है ना, बस इतना ही थका हुआ है बेटा। इस रेशो में बस एक आधा इलस्ट्रेशन बड़ा काम का है, बाकी तो सब ऐसे ही है बेटा। 112 पढ़ना जरा, नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट आफ्टर टैक्सेस, यानी कि बेटा दिया क्या हुआ है बेटा, आफ्टर इंटरेस्ट आफ्टर टैक्सेस, इंटरेस्ट भी माइनस कर चुके हो और बेटा टैक्सेस भी माइनस कर चुके हो, यानी कि पहुंच कहां चुके हो बेटा, EAT तक, यहीं तो खड़े हो बेटा। कहता है इंटरेस्ट भी माइनस कर चुके हो, टैक्स भी माइनस कर चुके हो, यानी कि यहां पहुंच चुके हो। मुझे कहां पहुंचना है बेटा, यहां पहुंचना है बेटा। रिवर्स कैलकुलेशन पहुंच जाऊंगा ना, मेरे को EAT कितना देता है बेटा, मुझे EAT देता है 1 लाख और बेटा टैक्स रेट बताता है 20%। मेरे प्यारे बच्चों सामने देखना बाबू, EAT देता है 1 लाख और बेटा मुझे टैक्स रेट बताता है 20%, यानी कि बेटा टैक्स किस पे लगता है, हमेशा EBT पर लगता है। मैंने कुछ कमाया होगा, उसमें से सरकार को टैक्स दिया होगा, तो मैं यहां पहुंचाऊंगा। कहता है टैक्स का रेट 20% है, ठीक है ना बाबू। अगर मैं इसको 100% मान लूं, ये 20% हो तो ये 80% है। अगर बेटा 1 लाख इज इक्वलेंट टू 80% तो 100% कितना होगा, कैलकुलेट हो जाएगा। और आपको बता देता हूं ये 1,25,000 होगा। देख लो 1,25,000 का 20% निकाल लो, 25,000 ही आता है। 25 माइनस होगा 1 ही लाख बचेगा। समझे ना क्या किया वैसने, ये 1 लाख दिया हुआ है, ये 20% दिया हुआ है बेटा, ये 20% दिया हुआ है। आपको पता है बेटा टैक्सेस सरकार किसके ऊपर लेती है, EBT पर। मैंने जो कमाया बेटा सरकार ने टैक्स लिया और मेरे लिए छोड़ दी इनकम, ठीक है ना बेटा। मैं इसको क्या करता हूं, जब ये 20% है इसको 100% मान लो, 100 में से 20 चले गए 80%, 80% 1 लाख के बराबर है, तो बेटा 100% किसके बराबर होगा, आ गया 1.25 लाख, ठीक है बात बेटा। इंटरेस्ट और जोड़ दूं तो पहुंच जाऊंगा EBIT पर। देखना बेटा इंटरेस्ट निकल सकता है क्या, देखो लास्ट आइटम, लॉन्ग टर्म डेट गिवन है बेटा 4 लाख रुपए के, 4 लाख का 10% 40,000, यानी कि बेटा EBIT कितना आ गया 1,65,000। रिवर्स कैलकुलेशन करी बेटा, 1,65,000 अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। अब कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकल सकती है बेटा इस क्वेश्चन में, अगर आप देखोगे बेटा शेयर होल्डर फंड इस क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो चक्रों में मत पड़ना, आप एसेट अप्रोच लगाओ। फिक्स एसेट्स भी आपके पास है, करंट एसेट्स भी आपके पास है, करंट लायबिलिटी भी आपके पास है। फिक्स एसेट 6 लाख की, करंट एसेट 4 लाख की, 10 लाख माइनस कर दो करंट लायबिलिटी 2 लाख, बचेगा 8 लाख। बताओ जी मेरे प्यारे बच्चों, इतनी बात और कोई दिक्कत, चारों इलस्ट्रेशन समझ में आए, 9 कर रहे हैं बेटा। आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे आपको क्वेश्चन देता है बेटा क्वेश्चन नंबर 113, मेरे को कैलकुलेट करना है बेटा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। घबराना मत, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड में कोई फर्क नहीं होता, क्या कमा रहे हो कैपिटल एम्प्लॉयड पर। देख लो ये कैपिटल एम्प्लॉयड ही तो है, होपलेस मत होना बेटा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एक ही बात, ओके है ना बात। चलो जी पढ़ना जरा क्वेश्चन। जीपी देता है बेटा ऑफिस के खर्चे, सेलिंग के खर्चे, इंटरेस्ट ऑन डेट के खर्चे, टैक्सेस, बेटा नॉन करंट एसेट्स, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी। बेटा बहुत इजीली निकल जाएगा, मैंने आपको बताया था EBIT कुछ और नहीं ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकलता है मेरी तरफ देखना, EBIT कुछ और नहीं होता, ऑपरेटिंग प्रॉफिट ही होता है। कैसे निकलता है पता है ना, जीपी में से अगर ऑपरेटिंग खर्चे माइनस कर दो और ऑपरेटिंग इनकम जोड़ दो, ठीक है ना। देखना बेटा जीपी कितना है, 1 लाख, 1 लाख में से शुरू के 2 खर्चे बेटा ऑपरेटिंग है, 10 और 25 के 35 के, बेटा 1 में से 35 गए 65,000। देख लो EBIT कितना है 65,000 अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। बेटा नॉन करंट एसेट भी है, करंट एसेट्स भी है, माइनस कर दो करंट लायबिलिटी, 325 आ गया, क्वेश्चन खत्म। सिंपल, बढ़े आगे बेटा क्वेश्चन नंबर 114, और बेटा क्वेश्चन नंबर 114 भी बहुत सिंपल है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो और बेटा ROI निकालनी है आपको।
बेटा मैं इन्वेंट्री टर्नओवर तो नहीं निकाल रहा, ठीक है ना, कॉक्स अपॉन एवरेज इन्वेंट्री आपको होगा, हो जाएगा याद बेटा, सब याद आ जाएगा। आप बेटा बस आरओआई मेरे साथ निकाल लो, मुझे एक बार आरओआई इसकी समझानी है बेटा, फिर आगे बढ़ते हैं। लो बेटा आरओआई कैलकुलेट करते हैं। क्या क्या गिवन है बेटा पढ़ना, ओपनिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री, कैरेज इनवर्ड, परचेज, करंट एसेट, करंट लायबिलिटी, नॉन करंट एसेट, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। बेटा कैपिटल एम्प्लॉयड तो इसकी बड़ी इजीली निकल गई, मैंने जब रीड करा तो मुझे पता है बेटा एसेट साइड की सारी आइटम दी हुई है। देखना एक बार बेटा कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी आई, नॉन करंट एसेट, करंट एसेट माइनस कर दो करंट लायबिलिटी, तीनों चीजें दी हुई हैं। देखो बेटा बाबू इलस्ट्रेशन नंबर 114 फिफ्थ और सिक्स्थ आइटम करंट एसेट और करंट लायबिलिटी, और बेटा इससे नेक्स्ट आइटम नॉन करंट एसेट्स। 80,000 50,000 में से माइनस कर दो 20,000, यानी कि 1,10,000 की कैपिटल एम्प्लॉयड आ गई। मुझे क्या चाहिए बेटा, मुझे तो चाहिए बेटा ईबीआईटी, और मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 100 से, मेरा काम चल जाएगा। ठीक है जी, कैसे निकालूं बेटा, बना लो ट्रेडिंग अकाउंट जब इतनी सारी आइटम दी गई हैं। ओपनिंग स्टॉक ये रहा 30,000, क्लोजिंग स्टॉक बेटा 40,000, कैरेज इनवर्ड 10,000 की, परचेज दी हुई है 1 लाख की, और बेटा बिल्कुल लास्ट आइटम दी गई है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी कि सेल 2 लाख। सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, कैरेज इनवर्ड, ठीक है ना बेटा। इसमें से डिडक्ट कर दो 1 लाख का जीपी आ गया, कोई दिक्कत है क्या बेटा, जीपी लिख दूं 1 लाख। अब आपको बता देता हूं, इसने इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस दिए मुझे सेकंड लास्ट आइटम 15,000 के। मेरे प्यारे बच्चों देखो इधर देखना, अब इनडायरेक्ट खर्चे तो वो होते हैं बेटा जो यहां पर दिखाए जाते हैं। अब यहां पर तो खर्चों की कैटेगरी भी 2 है बेटा, ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग। क्या करें, इसने ये तो बताया नहीं ऑपरेटिंग है नॉन ऑपरेटिंग। बेटा बिजनेस चलाने से ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी खर्चा जीरो हो जाए, गलत अजम्पशन मत ले लेना, ये मत कह देना मैं तो नॉन ऑपरेटिंग मांग लूंगा, रायता मत फैला देना। कुछ नहीं कहा तो ऑपरेटिंग ही मानना पड़ेगा बेटा। मैंने ऑपरेटिंग मान लिए खर्चे बेटा, तो जो रिजल्ट आया वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है यानी कि ईबीआईटी। खत्म, फिनिश, ठीक है ना बेटा। ये ऑपरेटिंग मान लिया ना, इनडायरेक्ट खर्चे तो वो होते हैं जो पीएनएल में जाते हैं। अब यहां तो खर्चों की कैटेगरी भी 2 है, ये मत कह देना बेटा बिजनेस चलाने से ऐसा नहीं हो सकता कोई खर्चा जीरो हो जाए। आप बिजनेस भी चला रहे हो ऐसा होगा बेटा, बिजनेस का कोई खर्चा नहीं होगा, मान ही नहीं सकता मैं, ठीक है ना बेटा, पक्की बात है ना। ओके बात, अभी तक बताओ कोई समस्या आई बाबू। अगर मैं निकालना चाहूं इसमें, चलो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो भी मेरा मूड करके निकाल ही देता हूं। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो होता है कॉक्स, सेल्स माइनस जीपी, 1 लाख, कॉक्स अपॉन एवरेज इन्वेंट्री, दिस प्लस दिस अपॉन 2, खत्म। मैंने पहले कहा था बॉडी थकी हुई है इस क्वेश्चन की। चलो जी आगे बढ़ना, 115 बेटा सेकंड लास्ट आइटम देखना, नेट प्रॉफिट ब्रैकेट में देता है आफ्टर डिबेंचर्स इंटरेस्ट एंड इनकम टैक्स। प्यारे बच्चे समझदार है, ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट, ईबीटी माइनस टैक्सेस, कहां पहुंच गए बेटा, ईएटी तक। यही दिया हुआ है आपको, कहते हैं जो प्रॉफिट दिया हुआ है वो इंटरेस्ट के बाद भी है और टैक्स के बाद भी है। बेटा कितना दिया हुआ है, 80,000। ओके बात बेटा, टैक्स का रेट कितना है, 50%, बस खत्म हो गया क्वेश्चन। बेटा ये 50% दिया गया। अभी एक बात सोचो, मैं बेटा आपको बता देता हूं सरकार टैक्सेस ईबीटी पर लेती है, मैंने जो कमाया उसमें से 50% दिया, ये बच गया, जो बच गया ये भी 50% ही बचा होगा। अगर मैं इसको 100% एज्यूम कर लूं तो, मैंने एज्यूम कर लिया इसको 100%, 100 में से सरकार ने 50 ले लिया, 50% बच गया। ऐसे ही एज्यूम करा था ना, भी 20% रेट आया था। तो बेटा 50% 80,000 के बराबर है, तो 100 किसके बराबर होगा, 160, ठीक है ना बेटा। और इंटरेस्ट और जोड़ लो बेटा, 10% डिवेंचर 4 लाख के यानी कि 40,000। तो बेटा मैं तो रिवर्स चल रहा हूं बेटा, यानी कि ये ऐड होगा यानी कि 2 लाख। ईबीआईटी आ गया 2 लाख, लो जी ईबीआईटी आ गया बेटा 2 लाख, अपॉन करो बेटा कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकाल लो बेटा, शुरू की 3 आइटम जोड़ दो, आ गई कैपिटल एम्प्लॉयड। पहली आइटम शेयर होल्डर फंड और जनरल रिजर्व भी शेयर होल्डर फंड, और बेटा डिबेंचर किसका पार्ट है, डिबेंचर बेटा पार्ट है लॉन्ग टर्म सॉरी नॉन करंट लायबिलिटी का, ठीक है ना जी। ओके बात, बढ़े आगे बेटा। नेक्स्ट वन इलस्ट्रेशन नंबर 116, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट में से एक है। पहले बेटा 117 कर देता हूं, 116 थोड़ा सा टाइम ले सकता है आपसे बेटा। 117 मतलब थके हुए क्वेश्चन की बारात फिर शुरू हो गई बेटा। क्या कैलकुलेट करा रहा है, करंट रेशो लिक्विड रेशो। भाई और कुछ नहीं मिला तेरे को,
करंट रेशो याद करा दो जी, फॉर्मूला याद आना तो मुश्किल होगा। हाँ बच्चे कह रहे यही तो सीरियस किया था बस। बेटा करंट रेशो कैलकुलेट करनी है, फॉर्मूला है बेटा CA/CL। बेटा CA गिवन है और बेटा सेकंड आइटम गिवन है नेट वर्किंग कैपिटल। बाबू जब CA गिवन है, वर्किंग कैपिटल गिवन है, तो CL निकल जाएगा, बस खत्म हो गया, क्वेश्चन में बचा क्या। इलस्ट्रेशन नंबर 117। बेटा करंट रेशो कैलकुलेट करनी है CA/CL। बेटा करंट एसेट डायरेक्टली गिवन है 70,000, स्टार लगाओ करंट लायबिलिटी पर। बाबू वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला लगाओ CA-CL। वर्किंग कैपिटल गिवन है बेटा 30,000, करंट एसेट 70,000, यहाँ से करंट लायबिलिटी निकल गई बेटा 40,000। लो जी 70/40 रेशो निकल गई 1.75:1, ठीक है ना। अब बेटा ध्यान रखना, इसको हम प्योर रेशो की सेंस में रिप्रेजेंट करते थे, इकट्ठे जब आएंगे ना तो परेशान करेंगे, ठीक है ना। प्योर रेशो याद है ना बेटा। बाबू सेकेंड चीज जो मुझे कैलकुलेट करनी है वो है लिक्विड रेशो। लो बेटा लिक्विड रेशो भी निकल जाएगी, इधर देखना, लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। लिक्विड एसेट्स का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड। याद है आपको बेटा, प्रीपेड क्वेश्चन में दिए नहीं होते बेटा मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में, पर लिख लेना एक बार। करंट एसेट्स मुझे पता है 70,000, देखो थर्ड आइटम इन्वेंट्री दी हुई है 30,000, प्रीपेड नहीं गिवन तो 0 एज्यूम करो। करंट लायबिलिटी मैंने अभी कैलकुलेट करी, ये रेशो आएगी 1:1, प्योर रेशो अगेन। थर्ड वन बेटा मुझे कैलकुलेट करना है ऑपरेटिंग रेशो। ऑपरेटिंग रेशो या ऑपरेटिंग प्रॉफिट, याद है फॉर्मूला। ऑपरेटिंग रेशो का फॉर्मूला है बेटा कॉक्स प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस ऑपरेटिंग इनकम अपॉन सेल्स या रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मल्टीप्लाइड बाय 100। अभी करके आए हैं बेटा PhD। बाबू देखना कॉक्स दिया हुआ है, देखो बेटा सबसे लास्ट आइटम दिया हुआ है बेटा 68। ऑपरेटिंग खर्चे कोई दिया हुआ है, कुछ नहीं दिया हुआ, 0 0 0। ऑपरेटिंग खर्चे 0, ऑपरेटिंग इनकम 0, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गिवन है बेटा, कैलकुलेट हो जाएगा। बढ़े आगे बाबू, लास्ट वन इज जीपी रेशो। लास्ट वन इज जीपी रेशो। बेटा जीपी कैसे निकलता है, या तो पूरा ट्रेडिंग अकाउंट बना लो या बेटा सेल्स माइनस जीपी कॉक्स। बेटा सेल्स भी गिवन है, कॉक्स भी गिवन है। देखो बेटा ये रही सेल्स और ये रहा कॉक्स, पिछली रेशो में से ही देख लो, ठीक है ना। सेल्स भी है कॉक्स भी है, जीपी निकल जाएगा बेटा 72,000, बस खत्म। जीपी अपॉन सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 100। हाँ जी बेटा प्रॉफिट भी ऐड करना पड़ेगा ना, प्रॉफिट फॉर द करंट ईयर, ये जो आफ्टर टैक्सेस दिया हुआ है यही तो जाएगा रिजर्व्स एंड सरप्लस में, ये भी तो ऐड करना पड़ेगा। चलो जी बेटा इलस्ट्रेशन नंबर 116। एक क्वेश्चन मैंने कहा था इस पूरी रेशो में, अच्छा वो ये है, ठीक है ना बेटा। और आपको बता देता हूं ये BST में भी आप न्यूमेरिकल करने वाले हो, इसी चैप्टर में जो चैप्टर चल रहा है BST में पढ़ना। कहता है अ कंपनी हैज अ लोन ऑफ 20 लाख एज अ पार्ट ऑफ इट्स कैपिटल एम्प्लॉयड। एक कंपनी ने बेटा 20 लाख का लोन लिया जो कैपिटल एम्प्लॉयड का पार्ट बनता है ना बेटा, लोन कैपिटल एम्प्लॉयड का पार्ट, डेट और इक्विटी, ठीक है। कहता है उसमें इंटरेस्ट है 15% और बेटा ROI है 25%। यानी कि बेटा देखो मेरी तरफ देखना, कहता है आपको लोन पे ब्याज देनी है 15%, और अगर आप जो भी पैसा बिजनेस में लगाते हो, ROI का मतलब क्या होता है, मैं जो भी पैसा बिजनेस में लगाता हूं 25% कमा लेता हूं। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, बिजनेस में मैं जो मर्जी लगा दूं मेरी कमाई 25% है, ठीक है जी। कहते हैं टैक्स का रेट है 40%। व्हाट इज द गेन टू द शेयर होल्डर ड्यू टू द लोन रेज्ड बाय अ कंपनी। कहता है शेयर होल्डर को कितना फायदा हुआ लोन लेने से, और आपको बता देता हूं जिसने पढ़ा हुआ है BST में बेटा हमेशा ही फायदा होता है। सुन लो, जब भी ROI इंटरेस्ट से ज्यादा होता है, पता है ना बेटा, ये बात तो याद है ना बाबू। आप सब समझ लो जिन्होंने BST में कभी नहीं पढ़ी, ग्रेसी और आप बेटा चारों, इसके अलावा तो कोई नहीं बचा, अंशी का, ठीक है ना बाबू। 6 बच्चे, बहुत आराम से समझ लो बाबू। देखो मैंने ब्याज देनी है मार्केट में 15% लोन की, ठीक है ना, और बेटा मैं जब इन्वेस्ट कर रहा हूं इस पैसे को तो 25% पे इन्वेस्ट कर रहा हूं। मैंने 15% पे ब्याज पे पैसे उठाए और बेटा फेंक दिया अपने बिजनेस में, मेरा बिजनेस 25% कमाई देता। जितना मर्जी पैसा डालते चले जाओ बेटा हमेशा फायदा होता चला जाएगा। लेकिन कभी सिचुएशन रिवर्स हुई
यानी कि इंटरेस्ट रेट ज्यादा हुआ आरओआई से, क्योंकि इसमें कोई क्वेश्चन नहीं दिया हुआ, मैं आपके लिए बता रहा हूं। दैट सिंपली मीन्स मान लो ये 15 होता, ये 10 होता, 15% ब्याज पे पैसा उठा के लाया और बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया, मेरा बिजनेस 10% कमाई देता है, बहुत चज का काम किया क्या? नुकसान ही होगा, पता है ना इस बात से। बेटा इस बात से फायदा होगा, कैसे होगा समझना। मेरे प्यारे बच्चों सामने देखना मेरी तरफ। बेटा आपको सीक्वेंस याद होना चाहिए, EBIT माइनस इंटरेस्ट, EBT माइनस टैक्सेस, EAT माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड, और बेटा इससे कैलकुलेट होता है अर्निंग फॉर द इक्विटी। आप एक बात सोचो, आपने 20 लाख का लोन लिया, मेरा बिजनेस में आरओआई कितनी है बेटा? 25%। यानी कि बेटा आपने जब 20 लाख का लोन लिया, मैंने बेटा उस 20 लाख से कितने रुपए कमा लिए? 25%, यानी कि 5 लाख। या अगर समझ नहीं आ रहा ऐसे तो बेटा फॉर्मूला देख लो। आरओआई क्या कहता है बेटा? EBIT अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड, यही तो कहता है। ये 25% है, और बेटा बोलता है आपने 20 लाख का लोन लिया जो कि कैपिटल एम्प्लॉयड का पार्ट है, तो EBIT का कितना हो गया? 5 लाख। आपके 20 लाख से मैंने 5 लाख कमा लिए, बेटा मुझे ब्याज देना है 20 लाख का 15%, ऐसे ही देना है ना, मैंने 15% पे पैसा उठाया ना बेटा, 20 लाख का 15% मैंने ब्याज दे दी बेटा। अर्निंग बिफोर टैक्सेस कितनी आ गई? 2 लाख। टैक्स रेट कहता है 40% है, लो जी सरकार को भी 40% दे दिया। अभी भी पैसा कितना बच गया? 1,20,000। प्रेफरेंस की कोई बात ही नहीं, शेयर होल्डर को 1,20,000 का फायदा हुआ कि नहीं हुआ लोन लेने से? 1,20,000 रुपए उनके लिए बच गया, अर्निंग फॉर द इक्विटी। क्लियर हुई ना बात? ठीक है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। ठीक है, जिन्होंने बेटा बीएसटी में कैपिटल स्ट्रक्चर पढ़ा है वो तो फूक मार रहे होंगे इसको कि है क्या बेटा, इसमें क्या है। मैंने आपको पता है कैपिटल स्ट्रक्चर पे 2-3 न्यूमेरिकल कराए और ऐसे ही कराए बेटा न्यूमेरिकल। ठीक है ना जी, बात समझ में आई? ओके बात बेटा, इतना ही होमवर्क है आपके लिए जितना मैंने करा दिया। क्वेश्चन नंबर 109 to 117। ठीक है, अब बचे 11 इलस्ट्रेशन, कल चैप्टर फिनिश हो जाएगा मुझे लगता है 15-17 दिन के बाद। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं बेटा, बाय बाय।